अच्छा जैसे हमने कौन कौन से फंक्शन, जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, एक होता था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक हम लेते थे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कैसे लिखते थे, मॉड एक्स अपॉन एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अगर मैंने क्वेश्चन दिया, अच्छा सभी को याद तो होगा बेटा मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन क्या होता है, याद है ना? ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन आया, राइट डोमेन, आपको डोमेन बताना है फॉर, चलो डोमेन और रेंज दोनों बताने, डोमेन एंड रेंज फॉर फंक्शन दिया हुआ है मॉड रूट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहां पे आगे बोल दिया उन्होंने कि दिस रिप्रेजेंट GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे इसको नॉर्मल ब्रैकेट की तरह कंसिडर कर लेते हैं, तो जब पेपर में आएगा तो वो बता देते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इसका आपको डोमेन भी निकालना और रेंज भी निकालना है। तो बताओ क्या करें, सबसे पहले रूट को देखते हैं, क्या याद आता है, क्या होता है जो भी रूट के अंदर लिखा है उसको क्या रखना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 आ सकता है, ठीक है। तो Yes, आप sir. कह रहे हो कि x की वैल्यू, बेसिकली आप कह रहे हो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा होना चाहिए। अब x की वैल्यू हम कैसे बताएं, अगर x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x से बड़ा या इक्वल है, तो वो कब कब होगा, ऐसा सोच के देखो। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, लेट से मैंने ले लिया 2 पॉइंट x की वैल्यू लेते हैं 2.2, तो 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दो क्या आएगा? अगर मैं 2 पॉइंट, कितना आएगा? 2 आएगा ना, 2.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 2 है ना? Yes, sir. अच्छा क्या 2.2 2 से बड़ा है? हाँ है। अच्छा Yes, अगर sir. मैं एग्जैक्टली 3 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 3 आ जाएगा। Yes, तब sir. इक्वल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो Yes, sir. कभी, अच्छा एक नेगेटिव ले लो, चलो एक नेगेटिव ले लेते हैं, -1.2 ले लेते हैं। तो अब बताना क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? -1. -2 आएगा। नहीं, -2 आएगा बेटा, -1.2 से पीछे। Yes, sir. Yes, sir. याद है? Yes. Yes. तो क्या अभी भी बड़ा है? हाँ अभी भी बड़ा आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे x की अब कोई भी रियल नंबर ले लो वैल्यू, ऑलवेज क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्या होगा, बड़ा या इक्वल होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। तो ये जो आंसर आया, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन तो भाई फिर रियल नंबर ही हो गया रियल नंबर। भाई, कुछ भी पुट कर लो हमेशा ट्रू है ये तो बात। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। यस अब सर। आता है रेंज। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज कैसे बताएं? अब रेंज कहां से कहां तक होगी? रूट में लिखा है तो आपको याद होगा रूट वाली वैल्यू जो होती है वो 0 से कम तो नहीं आती, पर 0 से भी स्टार्ट हो सकती है और 0 के आगे से भी। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा आंसर 0 से स्टार्ट होगा रेंज, या 0 से आगे से स्टार्ट होगा। क्या इसका आंसर कभी 0 आ सकता है? हाँ आ सकता है। अगर मैं x की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। जैसे x की वैल्यू मैंने ले ली 3, तो 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 3 आएगा, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो रेंज होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 से। अब बताओ कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा? इंफिनिटी सर। आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से सोचो। अब इसके लिए एक फंक्शन आता है जो बताना है मुझे, क्या बोलते हैं उसे, ये बता ही देता हूं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं? एक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसको ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख देते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर मान लो ऐसा लिख रहा है 2.2, तो 2.2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो सिर्फ इतना होगा 0.2, मतलब इंटीजर को हटा दो 2 को, तो जो बचा फ्रैक्शनल पार्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब, उसको हाँ कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं ऐसे, जैसे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते थे, जैसे कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। अच्छा फिर अगर ऐसा लिखा हो 0.8, इसका 0.8 ही आएगा। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, मतलब बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x जो होता है वो क्या होता है, x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये होता है, लिख लो ये फॉर्मूला। ये हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है,
ये लिख लो। तो अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है कोई भी, चाहे वो कोई रियल नंबर हो, उसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हो सम। जैसे एग्जांपल लो, पॉइंट वाला लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.2 को क्या लिख सकता हूं मैं? मैंने बोला एक तो ये लिख सकते हो आप और प्लस लिख सकते हो। तो बताना क्या आएगा, देखो 2.2 आएगा, इसका क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा, और पहले वाले का जो दूसरे वाला है 2.2 उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा 0.2। तो दोनों इक्वल आ जाएंगे ना ऐड करके। आया समझ में? यस सर। यस अच्छा, सर। लेकिन अगर नेगेटिव वाला हो तो क्या होगा फिर? या पहले चलो इंटीजर ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू कोई इंटीजर है, लेट्स से 3 ले लिया, तो 3 को आप क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 और प्लस फ्रैक्शन पार्ट 3। अब क्या आएगा, ये 3 आएगा। अच्छा, 3 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 3 आएगा, तो फिर फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा 3 का? समझ में क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर एक रूल बन गया क्या, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा इफ x कैसा है, इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर। तो x अगर आपने इंटीजर ले लिया तो आपका हमेशा फ्रैक्शन पार्ट x क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, रिपीट करना है। बेटा मैंने बोला जैसे मान लो लिखा है 5.4, तो 5.4 को आप क्या लिखोगे, 5.4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5 प्लस 0.4, ठीक है। अच्छा, अगर लिखा है माइनस का 1.3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2 प्लस 0.7, ठीक है। फिर 3 लिखा है तो 3 को तो आप 3 प्लस 0 लिखोगे, -3 लिखा तो -3 प्लस 0 लिखोगे। और ले लेते हैं 1.8 लिखा है, इसको लिखोगे 1 प्लस 0.8। अगर लिखा है माइनस का 0.2 तो इसको क्या लिखोगे, -1 प्लस 0.8। एक चीज नोटिस करो, जो मैं फ्रैक्शनल पार्ट लिख रहा हूं ये वाला, देखो ये मैं क्या लिख रहा हूं, मैं हर बार x की वैल्यू को ऐसे लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो कैसे निकाल रहा हूं मैं, x की वैल्यू पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पता है कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे 5.4 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे 5 ही आएगा ना, क्या सभी को क्लियर है? भाई अगर -1.3 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो -2 आएगा ना। तो यानी कि जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो क्या होगा, 0.7। क्लियर है? आया समझ में? यस यस सर। अब एक चीज नोटिस करो, 0.4, 0.7, 0, 0.8, 0.8, कभी भी ये 1 के इक्वल आया? 1 के इक्वल आ सकता है? कभी नहीं आएगा। और 1 से हमेशा छोटा ही होगा, 1 से बड़ा भी कभी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ गया। अच्छा, लेकिन 0 आ सकता है, देखो 0 आ सकता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा ले लूं, देखो ऐसा ले लूं 1.9999 ऐसा ले लूं तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या आएगा पता है, इसका आएगा 1, है ना, क्योंकि इससे पहले वाला इंटीजर 1 होगा, और प्लस क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, 1 से थोड़ा छोटा ही रहेगा, और 0 आ सकता है एग्जैक्टली। तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, लेकिन 0 इंक्लूडेड होगा, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका अगर मैं बोलूं डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन तो भाई कोई भी रियल नंबर, आर तो चाहे एक्स की वैल्यू तो कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन जब भी उसका रेंज आएगा, वो रेंज क्या आएगा बता दो, सिर्फ क्या आएगा, 0 से लेकर 1। और 1 पे मैंने कैसा बनाया है, ओपन ब्रैकेट बनाया है, और 0 पे कैसे बनाया है, क्लोज, यानी कि जो रेंज होगा वो 0 आ सकता है बट 1 से छोटा होगा। क्लियर है? इसका ग्राफ भी बना ले, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कैसे बनेगा, डोमेन नेम्स तो लिख दिया हमने, ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ में भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, -1, -2, -3, थोड़ा सा ले लेते हैं पॉइंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 आएगा, राइट? ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे कितना आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, 1 पे भी 0 आ जाएगा, 2 पे कितना आएगा, 2 पे भी 0 आएगा, 3 पे भी 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप 3 को ऐसे लिखोगे ना, 3 को आप ऐसे लिखोगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3, तो 3 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही आएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो जब आप x की वैल्यू लोगे 3, तो y कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए मैं 1 पे भी 0 पे लगा दिया, 2 0 पे लगा दिया एक डॉट, 3 0 पे लगा दिया, 0 0 पे, -1 0 पे, -2 0 पे, -3 0 पे। अब आगे क्या होगा, बीच में क्या होगा, अब देखना। अब मुझे बताओ, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 0 और 1 के बीच में लेता हूं, 0.7 लेता हूं, तो क्या आएगा आंसर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x
बताओ क्या आएगा? 0.7 ही आ जाएगा ना? 0.7 ही आएगा ना? Yes, sir. बताओ भाई। अच्छा, अगर मैं लेता हूँ एग्जैक्टली 1, तब क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? Yes, sir. और अगर मैं लेता हूँ 0.5 तो 0.5 आएगा। अगर मैं लेता हूँ 0.7 तो 0.7 आएगा। तो इसका मतलब एक x की और y की वैल्यू सेम आएगी जब 0 से 1 के बीच में होगा। तो 0 से 1 के बीच में मतलब एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाएगी, ऐसे छोटी सी यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, 1 तक पहुंचे, जैसे ही 1 तक पहुंचे यहाँ तक, यहाँ पर एक एम्प्टी डॉट आ गया। क्यों एम्प्टी डॉट? इसलिए आ गया क्योंकि भाई x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो आंसर फ्रैक्शनल पार्ट का 1 नहीं आएगा, तब तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 पे इसलिए एम्प्टी डॉट हो गया। क्लियर है? Yes, sir. बेटा बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? समझ में आया सभी को? सर एक बार रिपीट कर Yes, दो वो sir. 1 रिपीट कर दूं? ऊपर वाला समझ में आया? ये जो मैंने बताया, ये फॉर्मूला समझाया, ये वाला समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ में आई कि 0 आ सकता है, 0 से कम कभी नहीं आता फ्रैक्शन पार्ट, और 1 भी नहीं आता कभी। 0 और 1 के बीच में रहता है, 0 इंक्लूडेड। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो मैंने क्या करा, मैंने भाई 0 पर 0 पे भी 0 लगा दिया, 1 पे 0 लगा दिया, 2 पे 0 डॉट लगा दी, 3 पे 0। क्यों? क्योंकि x के वैल्यू 1 लेने से y 0 आएगा, 2 लेने से भी 0 आएगा, 3 लेने से भी। अभी हमने ये फॉर्मूला भी लिखा था, ध्यान होता तुम्हें कि भाई मैंने कहा था कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा 0 आएगा अगर इंटीजर है। याद है? ये लिखा था, कहाँ गया ये रहा। मैंने कहा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 होगा अगर x इंटीजर है। याद है? क्लियर है ना? यहां से समझ में भी आ रहा है। देखो ये रहा केस, ये रहा 3 लिया था तो भी 0 आया था फ्रैक्शनल पार्ट, -3 लिया था तो भी 0 आया था। अच्छा, तो मैंने इसलिए डॉट डॉट लगा दिए, सॉलिड जो डॉट लगाए हैं, -3 पे भी लगा दिया, 3 पे भी लगा दिया, 1 2 सब पे लगा दिए। अब मैं कह रहा हूँ 0 और 1 के बीच में क्या होगा? 0 और 1 के बीच में तो बता रहे हैं कैसा होगा ग्राफ। तो 0 और 1 के बीच में बनाने के लिए मैंने क्या करा, x की वैल्यू ले ली 0.1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 या 0.1 ही आ जाएगा। अगर x की वैल्यू लोगे 0.2 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा? 0.2 ही आ जाएगा। तो ऐसे ही जब तक तुम 0.999 तक करते रहोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट वही आता रहेगा, मतलब जो लोगे वही आ जाएगा ना। ये बात समझ आ रही है? तो तुम्हें पता है कि y इक्वल टू x जो होता है, क्योंकि x और y सेम आ रहे हैं, तो y इक्वल टू x का ग्राफ तुम्हें पता होगा, ऐसा होता है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है ना, 45 डिग्री पे इंक्लाइन। तो मैंने Yes, क्या sir. करा, इसी तरह से एक लाइन बना दी, लेकिन कहां तक लिया? सिर्फ जैसी 1 पे पहुंचा, मतलब x की वैल्यू जैसी 1 ली मैंने, वहां पर मैंने एम्प्टी डॉट बना दिया। क्यों? क्योंकि 1 लेने पर तो फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा, तो फिर वो नीचे चला गया पॉइंट। समझ में आया? और फिर यहीं से दोबारा स्टार्ट होगा। कैसे? ऐसे। अब दोबारा स्टार्ट होगा ऐसे, जो मैंने बनाया बिल्कुल वैसे। अब ऐसे चलेगा, फिर एक एम्प्टी डॉट ऐसे आ जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ ऐसे ही चलता रहेगा बस। क्लियर अभी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये sir. हमारा ग्राफ हो गया। मतलब ऐसा ही कुछ ध्यान होगा तुम्हें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्टेयर्स बनते थे, यहाँ पर ऐसे टेढ़े स्टेयर्स बन रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया बेटा? सभी को क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. तो अब जो क्वेश्चन था वो देखो खत्म ही हो गया, वो तो कुछ बताने की अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो रूट में तुम्हें दिख रहा होगा, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है। रूट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x ही लिखा हुआ है रूट के अंदर, है ना? कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, यही तो लिखा हुआ है। ये क्लियर है? तो अगर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है और उसका रूट कर रहे हैं, तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू मुझे पता है 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। 1 कभी नहीं आएगा, 0 आ सकता है, और 0 और 1 के बीच में भी आ सकता है। तो उसका रूट करने पे आंसर कहां से कहां तक रहेगा? सोचो, अगर आपकी जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो तुम्हें पता है कि भाई वो 0 आ सकता है, 1 से कम, और बीच में भी हो सकता है, तो फिर उसका रूट करने पे आंसर कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 ही होगा या कुछ और चेंज करें? बताओ बताओ भाई, कहां से कहां तक होगा आंसर, रेंज हमारा? बोलो भाई, रेंज कहां से कहां तक आएगा? बोलो बोलो बोलो। सर 0 से 1 नहीं होगा। 0 से 1 ही आएगा भाई, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 0 का रूट 0 होता है। 1 लेना नहीं है, लेकिन 1 का रूट करते हैं तो 1 आता है, उससे कम ही रहेगा वो भी। तो रेंज भी क्या आएगी भाई? 0 इंक्लूडेड, 1 ओपन इंक्लूड। क्लियर है सभी को? Yes. चलो बेटा, किसी को डाउट इसमें? No, sir.
चलो एफ एक्स दिया हुआ है, इस बार मॉड वाला ले लेते हैं, मॉड एक्स माइनस एक्स। इसका आपको डोमेन भी बताना है और रेंज भी निकालनी है। अब मॉड वाला दे दिया रूट के अंदर, तो फिर वही कंडीशन तो वही लगाओगे कि मॉड एक्स माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रखो और बताओ फिर मुझे कि डोमेन क्या क्या पॉसिबल है, एक्स की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेके भी समझ सकते हो, कोई भी बच्चा जिसका आंसर आ गया हो, डोमेन क्या क्या हो सकता है बताओ। सर डोमेन 0 to infinity। डोमेन आप कह रहे हो 0 से इन्फिनिटी, चलो एक्स की वैल्यू हम क्या लें बताओ। मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूं, मैं ले लेता हूँ 0 लेता हूँ, तो 0 माइनस 0 0, ठीक है, फाइनाइट आंसर है। 1 लूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 1, ये भी ठीक है। तो चलो मुझे समझ में आ real- रहा है, हाँ मुझे ही समझ में आ रहा है। नहीं ऑल रियल नहीं, अब आराम से एक बार पहले देख लो। अच्छा ऑल रियल में नेगेटिव भी चलो चेक कर लो एक बार। नेगेटिव 2 लिया, नेगेटिव 2 लेने पर मॉड एक्स तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू माइनस 2 ली है तो माइनस माइनस प्लस 2, तो वो भी प्लस हो गया। तो प्लस प्लस तो ये तो प्लस ही आंसर आएगा पॉजिटिव वाला, और प्लस का तो रूट हम फिर निकाल ही सकते हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव वाली कोई भी वैल्यू लेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा आंसर। 0 लेते हैं तो 0 आ जाएगा, कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे तो 0 आएंगे हमेशा, तो वो भी फाइनाइट आंसर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी किसी ने बोला कि डोमेन जो होगा वो एवरी रियल नंबर पॉसिबल है। ये सभी को क्लियर हो गया? Yes sir। Yes, sir. ठीक है भाई, डोमेन में सब कुछ चलेगा। अच्छा किसी ने पहले बोला था 0 से इन्फिनिटी बोला था, किसने बोला था भाई, और क्यों बोला था ये भी बता दो बेटा। दीक्षा हाँ तो सर बेटा माइनस वो, वाला चेक नहीं किया था तब। हाँ बेटा, तो जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक ऐसे बोलना नहीं है और करना भी नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब जो आपको लग रहा है एक बार उसको सोचो, और कि भाई नेगेटिव वाले के लिए क्या हो रहा है। आपको लग रहा था नेगेटिव लेने से शायद नेगेटिव आ जाएगा, पर वो नेगेटिव नहीं, एक्चुअली वो तो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेने से रूट में आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव लेने से तो पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं नंबर। ठीक है, अब रेंज बता दो जल्दी से। डोमेन तो इजी था, अब रेंज वाला पार्ट, कि रेंज कहां से कहां तक होगा, रेंज Zero. कहां से कहां तक होगा। 0 to infinity. 0 से लेकर इंफिनिटी, पक्का भाई। 0 तो समझ में आता है कि कुछ भी ले रहे हैं हम पॉजिटिव वाला तो 0 आ जाता है आंसर। इन्फिनिटी क्यों बोला हमने, इन्फिनिटी इसलिए बोला, किसी बच्चे ने x की वैल्यू लेट्स से ली -100, तो क्या आएगा आंसर, -100 का मॉड माइनस माइनस 100, क्या आ गया 100 प्लस 100, ये तो बड़ा हो गया ना नंबर। इसका मतलब मैं ऐसे तो बहुत बड़े कर सकता हूँ नंबर, माइनस का 10,000 ले लूंगा और बड़ा आ जाएगा, -20,000 हो जाएगा। -1 लाख लूंगा तो माइनस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 2 लाख हो जाएगा रूट में। तो इसका मतलब x की वैल्यू जितनी नेगेटिव पीछे करते जाओगे आप, उतना जो रूट x है वो बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल सही, कहां से कहां तक, 0 से लेकर इंफिनिटी। पर ये भी बता दो कि 0 को इंक्लूड करूं या नहीं करूं, 0 को बेटा इंक्लूड करें या नहीं करें, बोलो भाई, 0 को इंक्लूड करें। सर होगा Yes sir। होगा यार, इतना yes, इतना टाइम मत लगाया करो, फिर फटाफट जल्दी जल्दी बताया करो, तभी आगे बढ़ेंगे जल्दी से। नहीं तो मुझे डाउट रहता है कि तुम्हें आया या नहीं आया। अभी हमने एग्जांपल लिए थे तो 0 पता नहीं कितनी बार आया था, मैंने कहा था हर बार जब भी पॉजिटिव x की वैल्यू लेंगे हम, हमेशा ही आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ट्रिकी कर देते हैं। मान लो अब कर दिया हमने एफ एक्स इक्वल्स टू, रूट के अंदर इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाल दिया -x। अब बताना है, अब इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x ऐसा लगा दिया हमने, अब बताना आंसर क्या होगा। जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का, और माइनस में x लिखा है। तो अब बताना है कि x की वैल्यू, डोमेन कहां से कहां तक होगा, फिर रेंज बताना है। चलो मैं पोल कंडक्ट करा देता हूं इसके लिए, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं तुम्हें A B C और D। पहला ऑप्शन दे दिया भाई एवरी रियल नंबर, सेकेंड ऑप्शन दे दिया 0 से लेकर इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन दे दिया 0 से लेकर 1, 0 पे इंक्लूडेड 1 पे एक्सक्लूडेड, और लास्ट बोल दिया नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं होगा। पोल मैं लॉन्च कर रहा हूं, ओके पोल लॉन्च कर दिया मैंने। सारे अपने ऑप्शन जल्दी से टाइप कर दो, 1 मिनट दूंगा बस। सिर्फ डोमेन पूछा, अभी रेंज नहीं पूछा मैंने किसका पूछा, अभी सिर्फ डोमेन पूछा है। रेंज बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डोमेन निकालते हैं फिर रेंज पता लगेगा। और सारे सोच समझ के आंसर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से
जो भी आप आंसर दे रहे हो लिख लो, एग्जाम्पल ले लो, 2-3 समझ में आ जाता है। कई बार हम सोच कुछ रहे होते हैं, जब लिखने बैठते हैं तब समझ आता है ये तो यार पॉसिबल ही नहीं, या जो हम सोच रहे थे वो गलत था। अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर दिया है। कोई बात नहीं, लिख के देख लो अगर लिख रहे हो तो। वैसे 1 मिनट होने वाला है, ट्राई करो निकल जाए आंसर। ओके, लास्ट 30 सेकंड भाई, बहुत टाइम हो गया, 2 मिनट हो जाएंगे तो आ जाना चाहिए। अभी तो सिर्फ डोमेन पूछा मैंने, मीन्स तो अभी कर ही नहीं रहे। करें डिस्कस? Yes, sir. Yes, ओके, sir. एंड पोल कर देता हूँ अभी तक, लेकिन आधे बच्चों ने लगभग आंसर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आंसर दिया है भाई वो दिया है 7 बच्चों ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, तो एक बार सी वाला जो ऑप्शन है, मैंने कहा था ना, जो आपको लग रहा है एक बार कम से कम उसमें लेके भी देख लो। चलो एक्स की वैल्यू आप ले ही लो सी वाला ऑप्शन के हिसाब से, 0.7 ले सकता हूँ, ठीक है Yes, sir. भाई, मैंने ले लिया 0.7 ले लिया मैंने। अब रखना ही करके आता है 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 0.7। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 0.7 का, ये बता दो कितना लिख दूं? 0 So 1. G. अरे 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 अरे, 0 या 1? एक चीज बोलो भाई। 0 0 0 भाई, 0 पीछे वाला अगर Zero. इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब उससे पहले, जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है। तो ये तो आंसर नेगेटिव में नहीं आ गया रूट में, और नेगेटिव तो भाई इमेजिनरी होता है, इतना तो पढ़ चुके होगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। यस सर पढ़ा है। तो यार ये तो रियल आया ही नहीं, ये तो इमेजिनरी में चला गया। तो एक्स की वैल्यू जो आपने लिया इंटरवल, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, 0.7 डोमेन में नहीं लाई करेगा ना, 0.7 डोमेन में नहीं आएगा। तो एक वैल्यू लेकर ही पता लग गया। तो जिन्होंने भाई आंसर बताया सी, ज्यादातर मेजोरिटी बच्चों ने, वो क्या सोच के बोला था मुझे समझ में नहीं आया। आप कोई और बोल लो, क्या लूं? 0.5 ले लो तब भी नेगेटिव आएगा, माइनस का 0.5। सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसने आंसर दिया डी। क्या नाम है भाई उसका, बच्चे का नाम बता दो बेटा जिसने डी आंसर दिया है। सारे मत क्रेडिट ले लेना, डी आंसर बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज है। कोई बताएगा डी किसने दिया? डी किसने दिया था आंसर? तुषार। हाँ, तुषार एक्सप्लेन करोगे क्यों, या ये तुक्का लगा दिया था तुमने? नहीं सर, बताओ समझाओ क्या लॉजिक है। अच्छा तो फिर डोमेन बता दो, नन ऑफ दीज में मतलब ऑप्शन अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो डोमेन इतना है, तो क्या बोलूंगा फिर? इनमें से तो नहीं है, फिर क्या आपके हिसाब से डोमेन कितना है? फिर पेपर में जब लिख के आएंगे तो ऑप्शन दे दिए मैंने, मान लो सब्जेक्टिव पेपर है और मुझे डोमेन बताना है, तो फिर आपके हिसाब से बता दो डोमेन फिर क्या है, एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। भाई डोमेन नल सेट आएगा, क्या आएगा? नल सेट। क्यों नल सेट आएगा? कुछ आएगा ही नहीं भाई डोमेन में इस बार, मतलब कुछ ले ही नहीं सकते। एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, हमेशा ही नेगेटिव आ जाएगा रूट में, जीरो भी कभी नहीं आएगा। या जीरो आ जाएगा बताओ? एक्स की वैल्यू जीरो ले सकते हैं क्या? एक्स के लिए जीरो ले सकते हैं? जीरो तो ली नहीं, जीरो ले लेना या इंटीजर लेना, क्या आएंगे? अगर मैं जीरो या इंटीजर लेता हूं तब क्या आएगा बताओ? सर तब तो क्या आएगा 0 आ भाई? जाएगी, 0 आएगी तो जीरो तो फाइनाइट हो गया ना भाई, जीरो तो फिर ले सकते हैं नहीं, तो नल सेट नहीं होगा यानी कि। क्या आएगा डोमेन फिर? क्या लिख दूं फिर डोमेन में? जेड लिख दूं? बताओ बताओ, जेड लिख दूं? ठीक है भाई, यस सर। एक ले ही लो, एक ले लो। मैंने भाई एक्स की वैल्यू ले ली -2, तो क्या आएगा? -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2, क्या आएगा आंसर? -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 ही रहेगा, और माइनस माइनस +2, जीरो आ गया ना रूट, तो जीरो ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा? सिर्फ इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? यस सर। आया Yes, सभी को sir. समझ में? Yes, sir.
ओके, तो बहुत ध्यान से पढ़ो और रेंज भी बता दो फिर अब क्या होगा। रेंज का आंसर क्या होगा ये बता दो। 0 इसका रेंज का आंसर का तुम रेंज होगा, सोचो क्या होगा रेंज इसका। बताओ भाई, रेंज हमें बताना है कहां से कहां तक जाएगा आंसर। बताओ बताओ। आया किसी का आंसर, रेंज कहां से कहां तक आएगा। अच्छा, एक वैल्यू ये जो लिखा हुआ है तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी कि रूट में जो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स, और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया तुम्हें क्या, एक्स इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये बताया ना। Yes, sir. तो Yes, यहां से अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसके लिए तुम ये नहीं बोल दोगे कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का नेगेटिव आ जाएगा ना, ये मतलब है ना इसका। भाई लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो जाएगा, ये आएगा ना, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। Yes, sir. yes, Yes, sir. तो यानी कि जो अंदर लिखा हुआ है एक्चुअली वो क्या लिखा हुआ है, माइनस ये लिखा हुआ है, और तुम्हें इसकी तो वैल्यू पता ही है कहां से कहां तक होती है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू बता दो कहां से कहां तक होती थी। 0 इंक्लूडेड होता था, 1 इंक्लूडेड नहीं होता था, यही होती थी ना। Yes, yes, sir. sir. अच्छा, फिर आप नेगेटिव कर रहे हो, नेगेटिव तुम्हें पता होगा इनइक्वालिटी में सिखाया गया था क्या, साइन उलट जाते हैं ना, उलट के। अच्छा, 1 पे इक्वल टू नहीं आएगा, 1 पे तो अभी भी वही रहेगा -1, ये ठीक है, ये ठीक है। और अगर मैं रूट लेता हूं अब क्या आएगा, 0 का रूट तो 0 ही रहेगा, लेकिन -1 का रूट तो ले ही नहीं सकते, -1 का रूट ले ही नहीं सकते, तो वो तो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा फिर, यानी कि मतलब 0 के अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, समझ में आया। yes, sir. तो यानी इसका मतलब ये हुआ आंसर जो आएगा, जो आ सकता है आंसर, वो सिर्फ क्या है, रेंज, एक ही एलिमेंट है क्या, 0, 0 मतलब 0 के अलावा कुछ आंसर नहीं आएगा, जो आएगा वो सिर्फ 0 ही होगा। अभी हमने एग्जांपल भी लिए थे, तुम्हें याद होगा जब हमने डोमेन बोला था, कोई भी इंटीजर लेने से डोमेन में लाई करेगा वो इंटीजर, तो हमने जब डोमेन में इंटीजर कुछ एग्जांपल लिए थे तो तुम्हें याद आ रहा है, सॉल्व करके हमेशा 0 आ रहा था, याद है, -2 से -1 से 0 से हमेशा ही आंसर 0 आ रहा था, बाकी कुछ आ ही नहीं रहा था। तो डोमेन में x कोई भी इंटीजर होगा और रेंज हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा, कुछ आएगा ही नहीं और। तो जब एक ही एलिमेंट आ रहा है तो उसको करली ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे, क्लियर है, बोलो भाई, Yes, sir. ठीक है, yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज सीखी, और लिख देता हूं मैं जल्दी से। पहली बात, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पता है, एक आता है फ्रैक्शनल पार्ट x, तो उसको ऐसे लिख दिया, और इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, एवरी रियल नंबर, लेकिन जो इसकी रेंज है वो क्या है, सिर्फ 0 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड नहीं, और उनके बीच में है ना। और इसका ग्राफ कुछ कैसा चलता है, ऐसा चलता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। Yes, sir. ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, लेट्स से डोमेन बताना है इस बार आपको, और रेंज दोनों बताना है, डोमेन एंड रेंज। और क्वेश्चन दे दिया, fx इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई, सॉरी डिवाइड में ले लेते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अच्छा, अब सबसे पहले रूट में भी लिखा हुआ है और डिवाइड में भी लिखा हुआ है, तो तुम्हें अब बात समझ में आ रही होगी कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिखूं या इक्वल टू नहीं लिखूं इस बार क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन होगा, क्यों, सर नॉट इक्वल क्योंकि टू से 0 कर देंगे तो हाँ नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, हाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। तो यानी कि नीचे वाला पार्ट जो इस बार 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो यानी आप कह रहे हो कि x, आप क्या कह रहे हो आप, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये दोनों को कंबाइन करके तो फ्रैक्शन पार्ट ही लिखा हुआ है ना, ये बात समझ में? Yes, yes, sir. sir.
तो आप कह रहे हो ग्रेट जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स का तुम्हें ग्राफ याद होगा, ये रहा देखो। तो तुम्हें याद आ रहा होगा इसमें जितने भी इंटीजर लेते हैं हम, जितने भी हम इंटीजर लेते हैं उन पे हमेशा आंसर क्या आता है? इंटीजर्स पे हमेशा आंसर क्या आता है? फ्रैक्शन पार्ट का 0 ही आता है ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, दूसरी बात, जब भी हम फ्रैक्शन पार्ट एक्स का वैल्यू निकालेंगे, चाहे एक्स कुछ भी ले, कोई भी रियल नंबर ले, हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो या तो 0 होगी वैल्यू या 0 से बड़ी होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, और आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या नहीं लेना? एक्स की वैल्यू क्या नहीं लेनी? मतलब 0 कहां पे आता है भाई? 0 से बड़ा तो हमेशा ही होता है, या फिर कभी कभी 0 भी होता है, नेगेटिव तो कभी आता ही नहीं है। तो ऑल रियल नंबर लिखूं इसका आंसर, या कुछ और लिखूं मॉडिफाई करके? बताओ। एक्स की वैल्यू डोमेन के लिए क्या बोले कि एक्स की वैल्यू ये लें जिससे कि आंसर हमेशा क्या हो? डिफाइंड हो हमारा फंक्शन। तो क्या लिखना चाहिए? भाई एक्स Sir, की one- कौन सी अरे यार एक मिनट देखो। सर और रियल नंबर। अच्छा, पहले पहले एक चीज बताओ, पहले ये बात समझ में आई सभी को भी? ये क्या लिखा मैंने? ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा? ये बात समझ में आई Yes. कि भाई डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है एक तो 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि रूट है, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। अच्छा, फिर मैंने कहा ये जो पार्ट लिखा हुआ है भाई, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, और आप कह रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की फिर मैं कौन सी वैल्यूज लूं जिससे कि आंसर 0 से बड़ा ही आए? तो तुमने अभी ग्राफ मैंने भी बताया तो सही, ग्राफ में आपने नोटिस नहीं करा कि 0 1 2 जितने भी इंटीजर पे जब भी हम वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शन पार्ट की, वो हमेशा क्या आती है? 0 नहीं आती। 0. और 0 तो आपको चाहिए नहीं, आपको तो 0 से बड़ा चाहिए। और बड़ा कहां पे आएगा? आपको पता है कि ग्राफ ऐसे चलता है इसका। तो जब भी मैं इंटीजर नहीं लेता तो हमेशा ही तो आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, दिख रहा है भाई? अगर मैं x की वैल्यू कोई इंटीजर ना लूं, जैसे मैंने ये ले लिया 1.5 ले लिया, तो 1.5 पे वैल्यू ये आएगी ना भाई, 0 और 1 के बीच में आएगी ना कोई पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब Yes, 0 से sir. तो बड़ा ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू बस इंटीजर को छोड़ दो ना, समझ में आया? Yes, तो sir. दैट मींस डोमेन क्या हो गया? तो डोमेन, हाँ डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। जैसे किसी ने बोला एवरी रियल नंबर, लेकिन सारे नहीं, क्या नहीं आना चाहिए? अब सारे इंटीजर थोड़ी ना हटाऊंगा, तो ऐसे हटा दूंगा। क्या कहूंगा? r में से क्या माइनस कर दूं? z माइनस कर दूं। मतलब एक रियल नंबर वाले सेट में से जितने भी इंटीजर वाला सेट है, इंटीजर में जो भी इंटीजर होंगे वो सारे आ जाएंगे, वो माइनस कर दो, यही मेरा डोमेन होगा। आया समझ में सभी को? Yes, sir. No, ठीक है? sir. Yes, sir. नो सर। अच्छा, किसी का नो सर भी आया। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और आप कह रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x की कौन सी वैल्यूज के लिए ऐसा होगा? तो मैंने देखा यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू या तो 0 होती है, या 0 और 1 के बीच में होता है, और 1 कभी नहीं होता। तो 0 से 1 के बीच में तो सब चलेगा, लेकिन आप कह रहे हो 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन है। तो फिर 0 कहां कहां पे आता है? मैंने देखा यार सारे इंटीजर पे हमेशा आंसर 0 आता है। तो इंटीजर को भूल जाओ ना बस। तो x की वैल्यू कुछ भी ले लो, बस इंटीजर पे मत लेना, ये कह रहे हो आप? समझ में आया? Yes, sir. किसी को डाउट अब इसमें? No, sir. अच्छा, और रेंज भी तो बता दो। ये तो डोमेन हो गया, रेंज भी निकालना है इसका। डोमेन तो पता लग गया मुझे। आप कह रहे हो कि जो आंसर होगा उसके लिए x की वैल्यू ऐसी लेनी है कि कोई भी इंटीजर को छोड़ के कुछ भी ले लो, लेकिन आंसर कहां से कहां तक आएगा? अब आपको पता है कि आपका जो आंसर था वो ये आएगा ना, fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू तुम्हें पता है कहां से कहां तक होती है भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 तक होती है। और फिर रूट में भी रख दो, चलो रूट में भी रख दिया, तो अब कहां से कहां तक होगा? अगर रूट में रख देंगे तो कहां से कहां तक होगा? रूट में रख दिया तो 0 का रूट तो 0 ही आएगा, और 1 का Yes, रूट से sir. 1 से कम ये भी वही आएगा। अब लेकिन रेसिप्रोकल भी कर दिया। अब रेसिप्रोकल कर दिया भाई। अब रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा बताओ? रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? पहले तो ये बता दो। Yes, sir. होगा ना इनइक्वालिटी का साइन चेंज? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा? लाइक जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और दूसरा ये ऐसे हो जाएगा लेस देन। अच्छा, लेस देन क्या इक्वल? और 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है। पर इंफिनिटी पर यहां पर इक्वल टू मत डाल देना। क्यों? क्योंकि 0 का उल्टा रेसिप्रोकल करके इंफिनिटी तो हो जाएगा, बट अब इक्वल नहीं आएगा वो, क्योंकि इंफिनिटी से तो छोटा ही रखेंगे ना, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं करते। यानी हमारा रेंज कहां से कहां तक आ रहा है? बता दो Sir, कहां what? से कहां तक आ रहा है?
1 से 1 से लेकर इन्फिनिटी। भाई अब तुम x की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। 1 भी नहीं आएगा कभी। Yes. बताओ क्या लूं? x की वैल्यू बोलो, क्या लूं बोलो? x Two. की वैल्यू क्या ले? x नहीं यार 2 नहीं, देखो सुनो रेंज निकालने से पहले भाई हमने डोमेन भी निकाला है, तो डोमेन के बारे में 2.5 बोलकर फिर 2.5, हाँ ऐसे बोलो। चलो ले लेते हैं फिर। आपने कहा x की वैल्यू ले लो सर 2.5, तो fx की वैल्यू आएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5, तो कितना आएगा? 0.5 आएगा ना नीचे रूट में, है ना? Yes, क्या है sir. ना? अब कोई बच्चा कहेगा सर ये बताओ, प्रूव करके दिखाओ कि 1 से बड़ा है, तो मैं कर देता हूँ। क्या है इसमें? 1 डिवाइड बाय क्या लिखा है? 0.5। अब तुम्हें ये बात तो पता होगी कि भाई पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं? क्या करूं पॉइंट हटाने के लिए? 5/10 लिख दूं इसे? Yes, sir. अच्छा 5/10 में भाई यार 10 का रूट नहीं होता, तो एक काम करता हूँ, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 लिख देता हूँ। 1 डिवाइड बाय रूट 50 और 100 का रूट 10 हो गया, वो 10 ऊपर चला जाएगा ना। अब ठीक है, Yes, sir. तो ये Yes, जो sir. लिखा हुआ है ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, लाइक ये पेपर में नहीं करना है, तो तुम्हें लाइक समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखो 1 से बड़ा ये 10 ऊपर है और नीचे रूट 50। अब तुम्हें पता है 100 का रूट होता है कितना? 100 का रूट होता है 10, तो ऊपर तो एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है ना, रूट 100, और नीचे क्या लिखा हुआ? रूट 50। तो बेसिकली ये तो रूट 2 हो गया, है ना? आया समझ में? Yes, sir. अब रूट 2 तो तुम्हें पता ही है भाई कितना होता है, 1.414 के आसपास होता है ना, तो ये 1 से बड़ा ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. सभी को आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा Yes, आंसर sir. 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. कोई अभी तक जो चीज समझाई नहीं आई समझ में, कोई किसी को बात बोलो। तो फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आ गया सभी को भी क्या होता है? या भी और डिटेल में जाने की जरूरत है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मैंने बोला क्या होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, या इसी बात को ऐसे लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मैंने किसी से पूछा और मैंने इसका डोमेन रेंज बता दिया, क्या होता है? डोमेन एवरी रियल नंबर, लेकिन रेंज में क्या आएगा? सिर्फ 0 इंक्लूडेड 1 नहीं। और ग्राफ भी बता दिया मैंने कैसा होता है इसका। अभी ये याद हो जानी चाहिए चीजें, मतलब एकदम समझ में देखते ही पता लग जाए कि क्या लिखना है। ग्राफ भी याद हो, ठीक है, चलता रहेगा ऐसे ही। और दूसरी बात मैंने क्या बोली? हाँ, अब अगर मैंने चलो एक क्वेश्चन पूछा, जल्दी से बताना, -2.1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 2. एक मिनट, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नहीं देता यार, तो क्या लगा दो देखकर, छोड़ो, ऑप्शन नहीं देता, बिना ऑप्शन के बताओ। -2.1 का एक जने ने आंसर बोला -2, ठीक है, और दूसरा भी 4 5 6 7 ऑप्शन आने चाहिए ना, फिर डिस्कस करेंगे। -2 किसी ने बोला, और बोलो भाई, और क्या? सर -3। वेरी गुड, शाबाश। और 0.1. 0.1, और भाई? मैं मान के चल रहा हूँ फिर सभी का ऑप्शन इन 3 में से ही है कुछ, है ना? और कोई नहीं बोल रहा है तो कुछ, ठीक है भाई? ठीक है, तो भाई -2 भी रॉन्ग है, -3 भी रॉन्ग है। अच्छा 0.1 ठीक है, छोड़ दो, मैंने बता ही दिया। 0.1 ठीक है, ये ठीक है क्या? No. ये भी रॉन्ग है, Sir. ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। फिर एक और चाहिए भाई ऑप्शन, कोई करेक्ट, कोई तो करेक्ट दो, तब रुकूंगा मैं फिर। बोलो। -0.1. -0.1, चलो ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट, -1. नेक्स्ट। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। क्या कर रहे हो? ये होता था वो तो। इसका आंसर आएगा -3, पीछे वाला इंटीजर। ये तो है ना पूछ रहा हूँ मैं तो फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा हूँ। तो यार फ्रैक्शनल पार्ट अगर इतना 1.5 नहीं समझ में, 1. कितना? 1.5. 1 पॉइंट, अरे यार बिल्कुल रॉन्ग। अरे अभी मैंने यार फॉर्मूला दिया तुम्हें, x इक्वल टू क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे बोला ना, तुम यहीं से निकाल लो यार। -2.1 है तुम्हारा x, तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? -2.1 का तो निकाल ही सकते हो, -3, तो तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट यहां से निकाल लो ना भाई, क्या आएगा? -2.1 में 3 ऐड करोगे कितना आता है? प्लस का 0.9 आएगा यार,
आया समझ में? यस सर। फिर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सारे? है भाई, मैं थक गया, मैंने कहा पता नहीं कोई तो बोलेगा सही। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. अरे मतलब माइनस वाले में Yes, क्या sir. करना होता है बेसिकली? देखो प्लस वाले में तो बहुत इजी होता है, 0.5 आएगा, 2.9 का क्या आएगा, 0.9 आएगा, ये तो बहुत इजी होता है समझना। 1.12 का क्या आएगा, 0.12 आएगा। लेकिन जब नेगेटिव आ जाता है ना, -2.3, अब क्या होता है, इससे पहले वाला इंटीजर क्या होगा, -3, उस -3 से कितना बड़ा है वो लिखना होता है पॉजिटिव वाला, तो कितना आएगा, 0.7। 0.3. हाँ अब आ रहा है समझ में? अब अगर जैसे लिखा हो 1.102, इसका क्या आएगा, इसका इससे पीछे इंटीजर क्या होगा, -2, -2 से कितना बड़ा है, 0 पॉइंट कितना, 2. 898, 898। अरे भाई इसका इससे पीछे वाला इंटीजर -2 है, -2 से ये कितना बड़ा है, 1.102, तो माइनस करोगे तो -2 और इसमें से ये ऐसे है ना आपका, इक्वल टू क्या लिखा है, 1+1.02, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1.01। क्लियर है? ये आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आ गया समझ में सभी को? यस सर। चलो अब ये भी बता दो फिर, -3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, सोचना नहीं है, Zero. जल्दी से बता दो। 0। 3 का क्या होगा, 3 का भी 0, इंटीजर का तो हमेशा 0 आएगा। क्लियर है? Yes, Sir. sir. Yes, sir. पसीने आ गए मुझे, आ गया भाई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यार, मैंने ग्राफ बना दिए, कितनी बार फॉर्मूला लिख दिया, अभी भी कोई रह गया तो बता दो भाई। सर क्या? ठीक है, अच्छा अब लेते हैं वो वाले डोमेन रेंज। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ले लिया। अब अगर मैं सिग्नम फंक्शन की बात करूं, सिग्नम से पहले एक वो लेते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल वाले, कुछ डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। अच्छा मैंने लॉग के फॉर्मूले लिखवाए थे, सभी ने लिखे थे या नहीं लिखवाए थे? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूले लिखवाए थे ना भाई मैंने, एक बार वो डिस्कस कर लें जल्दी से। लॉगरिथम यस सर। फॉर्मूले। अच्छा तुम्हें वो सारी की सारी जो मैं ड्राइव पर अपलोड कर रहा हूँ वो मिल रही है फाइल्स या नहीं मिली? No, अभी sir. Yes, sir. नहीं हुई है No, क्या? sir. No, नहीं हुई sir. है, शिट। ओके अभी मेरे ख्याल से अभी वो बना रहे हैं कहीं पर, लाइक तुम्हारा लाइक एक वेबसाइट पे ही, ताकि सारे के सारे फाइल्स वगैरह नोट्स सारे वहां पे अपलोड हो जाएं, फिर वहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी जल्दी शेयर कर लेंगे तुम्हारे से। तो लिख लो लॉग के फॉर्मूले, अगर जिन्होंने नहीं लिखे थे, याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने लिखा था लॉग ए बेस एक्स डिफाइंड कब होता है, Equal to. जब एक्स कब होता है, 0 से बड़ा होता है, और ए क्या होना चाहिए, 0 से या तो 1 के बीच में होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या लिखी थी कि log a m प्लस log a बेस n ऐसे लिखा हुआ है, तो log a बेस m n लिख सकते हैं, और माइनस में लिखा है तो क्या कर देते थे, याद है, डिवाइड कर देते थे ना। और अगर ऐसे लिखा है log a m की पावर n, तो n आगे आ जाता था, याद है। Yes, फिर sir. कुछ ऐसा होता था, फिर ऐसे होता था log a बेस x लिखा हुआ है और आपने उल्टा कर दिया, मतलब x यहाँ लिख दिया और a यहाँ लिख दिया, तो फिर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस और जिसका आप लॉग ले रहे हो अगर वो इंटरचेंज करोगे तो लॉग क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भी लिख लेना। फिर है मान लो ऐसा लिखा हुआ है लॉग ए बेस पी, और आपको इसका बेस चेंज करना है, बेस चेंज करके मान लो ई बेस करना है, तो ऊपर पी का लॉग लिखोगे, नीचे लॉग ई बेस ए लिख दोगे। मैंने क्या करा, बेस दोनों का सेम कर दिया, ऊपर पी का लॉग नीचे ए का लॉग, ऐसे कर देंगे। फिर एक होता था लॉग ए की पावर बी और एक्स की पावर वाई, ऐसे लिखा हुआ है, जिसका लॉग ले रहे हैं उसकी पावर वाई, और बेस में जो बेस लिखा है ए उसकी पावर भी बी लिखी हुई है, बेस में ए की पावर बी लिखा हुआ है और एक्स की पावर वाई का लॉग ले रहे हैं, तो वाई तो न्यूमरेटर में आएगा और जो बी बेस की पावर होती है वो डिवाइड में आएगी, और लॉग क्या हो जाएगा, ए बेस एक्स। ठीक है, क्लियर है भाई। फिर मैंने बताया था लॉग हटाते कैसे, मान लो लिखा हुआ है इफ लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी लिखा हुआ है, तो लॉग हटाने का क्या तरीका है बताओ, b इक्वल टू क्या लिख दूं, बताओ, b इक्वल टू क्या लिख देंगे, a की पावर c, जो बेस है उसकी पावर रेज कर देंगे c। ठीक है भाई, तो अगर ये कहीं पे लिखा हो तो लॉग हटाने का ही तरीका हो गया कि अगर लॉग हटाना है तो ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा फिर मान लो ऐसा दिया हुआ है लॉग a बेस p या a बेस x
इज ग्रेटर देन log a बेस y, ऐसे लिखा हुआ है। तो देन ये दिया हुआ है, if ये दिया हुआ है, देन आप कह सकते हो कि x y से बड़ा होगा, log हटाकर ही बोल सकते हो कि x y से बड़ा होगा if कंडीशन क्या प्रोवाइडेड कि आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, if log a बेस x बड़ा है log a बेस y से, देन आप कह सकते हो कि x छोटा होगा y से, प्रोवाइडेड if a क्या होना चाहिए 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर देते हैं जब log हटाते हैं, और अगर a जो बेस है वो 1 से बड़ा वाला बेस है तो इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसे ही रखते हैं और log हटा देते हैं। क्लियर है? समझ में आया भी? एग्जाम्पल मैंने कहा कि इफ log 0.5 x ग्रेटर देन log 0.5 y, तो मैं कहूंगा x जो है वो y से क्या होगा, छोटा या बड़ा? देन बता दो। अगर ऐसा है, इफ ये दिया हुआ है और आपको x और y में कंपैरिजन करना है कि x और y में से कौन बड़ा है, तो क्या बोलोगे? x बड़ा होगा या y बड़ा होगा? बोलो बोलो, x की वैल्यू बड़ी होगी या y की? भाई सर x। यार क्या कर रहे हो? मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है तब भी गड़बड़ कर रहे हो। बेस मैंने बोला, बेस जो a लिखा हुआ है वो बेस 0.50 और 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी का साइन देखो ना, मैंने फ्लिप नहीं कर दिया, ये ग्रेटर था, ये लेस देन बोल दिया मैंने। आया समझ में? यस सर। सर तो बेस आपका जो बेस है, आपका जो बेस लिखा हुआ है लॉग में, यहाँ पर a जो बेस लिखा होता है, अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन जब आप लॉग हटाओगे तो फ्लिप करके ग्रेटर है तो लेस देन कर दोगे, लेस देन तो ग्रेटर देन कर दोगे। और मैंने बोला अगर बेस a 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसे ही रखना है। मतलब जैसे मैंने बोला इफ log 2x ग्रेटर देन log 2 बेस, और यहाँ पे बोल दिया 4, ऐसे बोल दिया, तो आप x और 4 के बीच में कंपैरिजन कैसे करोगे? देन x 4 से क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा। और अगर मैंने ऐसे बोला होता इफ log 0.2 x लेस देन इक्वल टू भी ले लेता हूं, चलो log 0.2 और यहाँ लिखा होता 4, अब क्या बोलते हैं x, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या लेस देन इक्वल टू 4, क्या लिखो? लेस देन। सर लेस देन इक्वल टू 4। यार ऐसे क्यों करते हो भाई तुम? भाई यहाँ पे लिखा हुआ लेस, तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं करूंगा क्या मैं? क्योंकि तुम्हारा जो 0.2 है वो 0.2 0 से 1 के बीच में नहीं आ गया क्या? जो बेस है तुम्हारा, यार बेस अगर मैंने बोला था 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप करते हैं। क्यों करते हैं देखो ना, ग्राफ तुम्हें याद है? y इक्वल टू log a बेस x का ग्राफ याद है तुम्हें? 2 ग्राफ लिए थे मैंने, एक लिया था जब a आपका क्या है 0 से 1 के बीच में, और एक a 1 से बड़ा है। याद है ग्राफ कैसा बनता था? किसी को बताएगा ग्राफ कैसा बनता था इसका? 1 लेने से तो 0 आ जाता, तो 1 0 से तो टच होके जाता ही था, याद है तुम्हें? यस सर। दोनों ग्राफ याद आ रहे हैं कैसे बनते थे? अगर 1 से बड़ा है तो x की वैल्यू जैसे जैसे बड़ा होगी y भी बढ़ता जाएगा ना, तो ग्राफ ऐसा आता था, याद है? सर पैराबोला की तरह। पैराबोला तो नहीं, मतलब ऐसे बनेगा आर्क सी। इसमें कैसे बनता था? इसमें उल्टा बनता था, ऐसे बनता था, याद आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छा अब मैं Yes, sir, अब ये- जो मैंने Yes, sir. इनइक्वालिटी वाली चीज करी, अब तुम्हें यहां से समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर आपका जो बेस है लॉग वाले का बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में 0.5, तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने लिया 1 से बड़ा ले लेता हूँ 2, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 3। अब देखना क्या होगा, x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो और एक बार x के लिए 3, तो 2 पे आंसर देखो कहाँ है, यहाँ है ना, ये यानी ये वाला आंसर, राइट? ए नहीं, इसको कुछ और मान लेते हैं, क्या मान लें? y1 मान लेते हैं। अच्छा, और 3 पे देखना कहाँ है आंसर? 3 पे आंसर ऊपर है और नीचे चला गया। नीचे। नीचे। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है? तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि देखो y1 जो है वो y2 से बड़ा है, ये दिख रहा है? यस सर। अच्छा, y1 अगर y2 से बड़ा है तो x1 जो है, x1 कौन सा है इस बार मेरा? x1 2 है और x2 कौन सा है? 3 है ना, यही है ना? तो x1 और x2 में से कौन बड़ा, बता दो? x2 is big than x1. x2 उल्टा हो गया ना, इनइक्वालिटी दिख रही है? Yes sir.
और यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए तुम्हारा बड़ा है 1 से, अब चेंज नहीं होगा। देखो क्यों, ये लिया x1, ये लिया x2, अब देखो क्या हुआ, ये आया y1 और भाई ये आया मेरा y2। अब y2 बड़ा है y1 से, ये तो दिख ही रहा है। तो x1 और x2 में से भी कौन बड़ा है बता दो, x2 ही बड़ा है ना अभी भी। Yes, sir. X2. Yes, sir. तो हमने क्या सीखा भाई कि इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप करते हैं जब बेस जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, अदरवाइज इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते। समझ में आया? Yes, sir. sir, तो जो X1, फॉर्मूले X2, बनाए गए वो X2, रटने के लिए नहीं है, वो X2. समझने वाले हैं, समझ के करो। अब क्लियर है सभी को? yes, sir, Yes, sir. sir, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब अगर मैंने ऐसे बोल दिया, अब लॉग नहीं, ऐसे वाली इनइक्वालिटी ले ली, लॉग ए बेस एक्स, अगर मैंने बोला इफ लॉग ए बेस एक्स इज ग्रेटर देन लेट से सिर्फ y, अब लॉग नहीं लिया, ऐसे y ले लिया सिर्फ यहाँ पे, देन जो x की वैल्यू होगी वो y से बड़ी होगी इफ y से नहीं, सॉरी, a की पावर y से बड़ी होगी इफ, Sir. क्योंकि हाँ मतलब वो पावर में चला जाएगा a की और y, इफ क्या, जब जो बेस है वो 1 से बड़ा है, और इफ log a बेस x ग्रेटर देन y है, देन x की वैल्यू लेस देन होगी a की और y से, इफ a कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में। क्लियर है? तो तुम्हें याद रखना है कि जब भी लॉग हटाते हैं, लॉग हटाने के तुम्हें तरीके तो पता है, या तो दोनों तरफ लॉग हो तो लॉग हटा दो, x और y लिख दो, लेकिन अगर एक जगह लॉग लिखा हुआ है दूसरी जगह नंबर या कुछ y ऐसे लिखा हुआ है तो a की पावर में रेज कर देते हैं वो आगे जो राइट साइड पे लिखा होता है, और x यहाँ पे आ जाता है। तो ये हटाने का तरीका हो गया, ये मैं कर चुका हूं ऐसे डिस्कस डिटेल में। तो आपको याद रखना इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप करते हैं जब 0 से 1 के बीच में बेस, और इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं होता जब a से बड़ा है हमारा बेस। क्लियर है? yes, Yes, sir, sir. करें आगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसके डोमेन रेंज के कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेट्स से आगे क्वेश्चन आ गया, फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू, लॉग वाला लेते हैं, क्या लें लॉग 5 माइनस 4x माइनस एक्स, ऐसा बोल दिया 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा, ये जो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तुम्हें याद होगा लॉग x डिफाइंड ही कब होता था, जब x ग्रेटर देन 0 होता था, राइट? अच्छा यहाँ पर इन्होंने कुछ बेस लिख के नहीं दिया, तो मैं मान लेता हूँ, चलो बेस इन्होंने लिख के नहीं दिया तो मान लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से 3 बेस है। चलो अब बताओ, अब तुम्हें ये बात सबसे पहले कंडीशन याद आ रही होगी, मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है लॉग में, देखो क्या लिखा था, मैंने बोला था कि भाई लॉग डिफाइंड ही तब होता है जब बेस 1 के इक्वल ना हो और 0 से बड़ा हो, और जो जिसका आप लॉग ले रहे हो वो x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना। तो डोमेन निकालने के लिए पहली कंडीशन क्या लगेगी बताओ, फॉर डोमेन जो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर आपने लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि log x जब बोलते हैं तो उसमें x बोलते हैं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं बोलते हैं ना। ये क्लियर है? Yes, sir. अब ये तो तुम्हारी इनइक्वालिटी नहीं बन गई, जो हम करते थे क्वेश्चन सॉल्व करते थे इनइक्वालिटी, याद है वो नंबर लाइन बनाकर, याद आ रहा है? तो कैसे सॉल्व करूं इसे, इस इनइक्वालिटी के लिए पहले वो याद आ रहा है तुम्हें कि इसकी मिडल स्प्लिटिंग कर लो, बताओ क्या होगी, माइनस साइन पहले कॉमन ले लो, ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, चलो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन 0, माइनस साइन हटा दिया, ये बात क्लियर है? Yes, sir. इसकी Yes, sir. इसकी मिडल स्प्लिटिंग भी कर देते हैं, क्या होगी, ये होगी ना, ये ठीक है, प्लस Yes, 5 sir. माइनस 1, Sir, नंबर लाइन बनाओ, critical point लेंगे अब हम. क्या क्या कौन से? Critical point. नहीं बेटा क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिप्टिकल नहीं, ऐसे मत करो, क्रिटिकल का मतलब होता है जिसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा हो, क्रिटिकल मतलब जो जिसका सिग्निफिकेंस ज्यादा हो, सिग्निफिकेंस मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, महत्व ज्यादा हो, जिसका Yes, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइक मीनिंग हो, यानी जिससे कुछ फर्क पड़ता हो, उसको क्रिटिकल बोलते हैं। कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन की, जिस सिचुएशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, कि बहुत ज्यादा उसका महत्व है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल।
तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या आएंगे, एक तो आएगा भाई -5 क्योंकि -5 पीछे आएगा और 1 आगे आएगा और 1 Yes, और sir. -5 तुम्हें पता लग गया, ठीक है। अब जल्दी से वो पॉजिटिव नेगेटिव बना दो, जल्दी से बताओ क्या लिखो। सर राइट साइड -5 पॉजिटिव बना दो। पहले Right वाला side. पॉइंट नहीं, पहले यहाँ पर Positive. पॉजिटिव प्लस लिखो। होगा पहला। ये सर पॉजिटिव। पहला Right पॉजिटिव side. होगा क्योंकि भाई हाँ, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव है ना, ठीक है। Yes, sir. तो अब तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें तो आंसर चाहिए लेस देन 0, जो चाहिए वो तो लेस देन 0 चाहिए, तो वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा सर? सर -5 to 1. अच्छा, -5 to 1 तो बोल दिया तुमने, लेकिन अब ये भी तो बता दो एक्स की वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ वो ओपन इंटरवल में लिखूं या क्लोज करके लिखूं, बता दो ये भी। सर -5 पे क्लोज बनाओ और 1 पर भी क्लोज। यार नहीं आएगा, सर क्यों आएगा दोनों close? ओपन होंगे। ओपन तो भाई हाँ, क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन दिख रहा है। यस आप कह रहे हो इक्वल टू नहीं आना चाहिए 0 के, तो लेस देन, तो -5 से 1 होगा, क्लियर है? ये इंक्लूड नहीं होंगे ये सर। हाँ ऐसे मत करो, ठीक है। अब इसका रेंज बताएगा कोई? रेंज कहाँ से कहाँ तक? रेंज तो मतलब लॉग है वो पूरा का पूरा। तो आपका जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक है? -5 से 1। अब देखो कुछ चीजें ना, अगर आपको ग्राफ पता है, ग्राफ आपने देखा हुआ है, तो उससे बहुत इजीली समझ में आ जाता है। आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ तक आपने बोला? -5 से 1, ठीक है। तो आपको याद होगा log a बेस x का जो ग्राफ होता था जब a 1 से बड़ा होता था, वो कैसा ग्राफ आता था? ऐसा कुछ था ना, 1 0 ग्राफ कैसा आता था? ऐसे आता था, यही था ना ग्राफ? यस सर। अच्छा, और आप कह रहे हो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -5 से 1। अच्छा, अब ये मत बोलना कि सर माइनस तो आपने यहाँ पे लिया ही नहीं इस वाले ग्राफ में, इसमें तो x लिखा होता था, अब x थोड़ी ना लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है? अब तो ये लिखा हुआ है 5 - 4x - x², है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो यानी ये पूरा का पूरा जो आंसर होगा ये पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। और रेंज मुझे बता दो देखकर, लाइक जो ग्राफ होता है उसमें लॉग जब बेस ए जो होता है वो 1 से बड़ा है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तुम ग्राफ में दिख रहा होगा, बताओ भाई। सर इन्फिनिटी तक। क्या -∞ से लेकर +∞ तक जाएगा या कुछ बीच में 0 बाउंडेड से। करें? ये तो सही। आराम से सोच के बताओ। डोमेन और रेंज, डोमेन तो पता लग गया हमें कि भाई हमारा जो आंसर है x की वैल्यू वो -5 से 1 के बीच में ही होगी। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आपने फैक्टराइज करा था ना, आपने फैक्टराइज करके ये आया था तुम्हारा, क्या आया था? कहाँ गया? ये आया था। x + 5 x - 1। हाँ x - 1, लेकिन मैंने माइनस साइन को हटा दिया था, लेकिन मैं ऐसे लिख दूं फिर उसे x + 5 और x - 1 की जगह 1 - x लिख दूं, ठीक है, ये था हमारा, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। उसमें x कहाँ से कहाँ तक आ गया मेरा? x की वैल्यू आई है मेरी कहाँ से कहाँ तक? -5 से लेकर 1 तक आई है। अब मुझे रेंज बताना है इसका कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सर 1 से इंफिनिटी। एक चीज सोच के देखो, पहले एक चीज सोच के देखो, अगर -5 से थोड़ा सा भी बड़ा कर दो, क्या ले लूं? माइनस का 4.9 ले लो, चलो क्या आएगा? log 3 क्या आएगा? 0.1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 नहीं, कितना? 5.9 है ना, ये ठीक है, ये क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, ये आंसर आया। फिर ऐसे ही आप कुछ और लेते हो तो आगे वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मैंने x के लिए 0 ले ली तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा, है ना भाई? तो आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन ये पूछो, क्या रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, तुम्हें याद है? रेंज निकालने के लिए हम पहले ये नहीं करेंगे कि x + 1 और 1 - x कहां से कहां तक है, ये पूछोगे ना अपने आप से। अगर मैं तुम्हें log 3 बेस x + 5 1 - x का पूरे का रेंज निकालना है तो पार्ट्स में करते थे, तुम्हें याद है? तो पहले हम तो ये जानेंगे ना कि ये कहां से कहां तक आएगा, ये पूरा का पूरा आंसर माइनस का x² माइनस का 4x - 5, ये कहां से कहां तक होगा? ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, है भाई? 5 - 4x - x², इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं ना, कहां से कहां तक होगी बताओ? बताओ तो, वो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड याद आ रहा है या फिर वो डी वाला बताया था मैंने, वर्टेक्स? पहले इसका ग्राफ तुम्हें समझ में आ गया, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ये बात समझ आ रही है?
इसका ग्राफ ऐसे आएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, दिख रहा है -1, तो ग्राफ उल्टा बनेगा इसका, Yes, sir. डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला में ये जो पॉइंट होता था, ये होता था -b/2a, -d/4a, और ये जो y की वैल्यू होती थी, यही हमारा मतलब मैक्सिमम मिनिमम हम बोलते थे कि y की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस बार मैक्सिमम होगी ना, मिनिमम का कोई लिमिट ही नहीं है, तो मैक्सिमम कहां तक जा रही है बताओ, ये मैक्सिमम कहां तक जाएगी बताओ भाई, मैक्सिमम कहां तक जाएगा भाई, और मिनिमम कहां तक? बताओ बताओ, किसी को नहीं आ रहा समझ में क्या करना है भाई? डी निकालो भाई, कितना है इसका, डी निकालो, डी की वैल्यू कोई निकाल के बताओ कितना आ रहा है, डी की वैल्यू बताओ भाई क्या आ रही है? b² - 4ac करके बताओ कितना आ रहा है, b कितना, -4 a इंटू सी कितना आएगा, 16 + 20 कितना आ गया, 36 है ना। तो आपका जो आंसर आएगा -d/4a वो क्या आएगा, -36 डिवाइड बाय 4 टाइम्स a कितना है, -1, 4 टाइम्स -1 कितना आ रहा है आंसर, 9 आ रहा है ना, है भाई? Yes, sir. तो आपका मैक्सिमम जो आंसर है वो कितना आ रहा है, इसका मैक्सिमम आंसर 5 - 4x - 1x² का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 9। मिनिमम वैल्यू कहूंगा अगर मैं कितनी होगी, तो मिनिमम तो -20 तक जा सकता है ना, Yes, क्या sir. समझ में, क्योंकि नीचे गिर रहा है ग्राफ, ठीक है। अच्छा, हमें ये बात समझ में आ गया कि मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगी वो 3 तक 9 तक जा रही है, और मिनिमम जो जा रहा है वो कहां तक जा रहा है, -20 तक। ये बात क्लियर होगी सभी को? बोलो भाई। Yes, sir. लेकिन हमने पहली कंडीशन क्या लगाई है, देखो पहली हमने कंडीशन क्या लगा दी थी, याद होगा तुम्हें, ये रहा, पहली कंडीशन हमने ये लगा दी थी कि भाई जो ये -x² - 4x + 5 है, ये 0 से तो बड़ा होना चाहिए। क्या आया था, 0 से बड़ा, क्यों? Greater than 0. हाँ, वो रीजन क्या है, देखो अब बहुत ध्यान से समझो, जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, हर चीज बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा हूँ, log 3 बेस क्या लिखा हुआ था, 5 - 4x - x²। तो अगर मैं सिर्फ तुम्हारे से ये कहता हूं कि 5 - 4x - x² की वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम तो हमने निकाल ली 9 आएगी, और मिनिमम कितनी आएगी, इन्फिनिटी माइनस की। लेकिन जब लॉग लगा दिया, फंक्शन में लॉग आ गया, तो हमने कंडीशन करके ये कर दिया कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तो डिफाइंड ही नहीं होगा। और फिर मैक्सिमम कितनी आएगी, मैक्सिमम तो वही आएगी जो आ रही थी, कितनी, 9। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो जब Yes, लॉग sir. नहीं था तो मैक्सिमम 9, मिनिमम -20। लेकिन जब लॉग लग गया, तो लॉग लगने पे मैक्सिमम तो अभी भी वही अंदर वाला जो पार्ट है, 5 - 4x - x² वो 9 तक ही जाएगा, लेकिन मिनिमम अब 0 नहीं, 0 से बड़ी होगी। ये बात समझ में आई यहां तक है भाई? ठीक है, Yes, sir. चलो अब बता देते हैं रेंज कहां से कहां तक होगा। डोमेन तो हम निकाल चुके हैं, x आया था -5 से लेकर 1 तक। अब रेंज कहां से कहां तक होगा, तो अब सोच के देखो, अगर 5 - 4x - x² 0 से क्या है, बड़ा, और लेस देन इक्वल टू है 9, यही है ना, ये ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब मैं लॉग लूंगा यार, 3 बेस 5 - 4x - x², तो ये कहां से कहां तक होगा, log 3 बेस 9, और यहां पे क्या लिखूं, यहां पे यहां पे -20 लिख दूं। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू, जो ये पूरा आंसर है आपका, ये अगर आप 0 के बहुत क्लोज लोगे, तो y की वैल्यू बहुत नीचे इन्फिनिटी में आएगी ना। देखो ग्राफ देखकर समझ में आ रहा है, ये रहा, अगर मैं x की वैल्यू ऐसे लेता हूं 0.1, तो आपको दिख रहा है y की वैल्यू तो बहुत नीचे चली जाएगी, नेगेटिव में। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, अच्छा बेटा, ये किसी के गाने चल रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, म्यूट पे रखो और गाने बंद करो भाई। क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर आपका 5 - 4x - x² 0 से 9 के बीच में, 0 से बड़ा, तो आपका जो log 3 बेस होगा, वो जो आंसर होगा वो -20 से तो बड़ा होगा, और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू होगा log 3 बेस 9। अच्छा, मैंने इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं करा,
क्यों नहीं करा? तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा, ये जो 3 लिखा हुआ है ये तो a यानी कि 3 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है। तो तुम्हें याद होगा जब लॉग लेते हैं या हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं करते अगर बेस 1 से बड़ा है, याद है? यस सर। हाँ मतलब 1 से बड़ा, 0 से नहीं, 1 से बड़ा। और 0 से 1 के बीच में होता, मान लो ये वाला बेस जो 3 लिखा हुआ है, अगर ये होता 0.3 तो मैं उल्टा कर देता सब, मतलब यहाँ पर कर देता लेस देन और यहाँ पर कर देता ग्रेटर देन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब यार इसकी वैल्यू तो बताई, तो लॉग इन माइनस इन्फिनिटी से तो पता लग गया बड़ा होगा मेरा रेंज, मतलब माइनस इन्फिनिटी से मेरा आंसर बड़ा है, मैं कह रहा हूँ। और लॉग 3 बेस 9 का क्या बोलूं? बोलो लॉग 3 बेस जो 9 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग 3 बेस 3 का स्क्वायर लिख दूं ऐसे, और ये 2 तो आगे आ जाएगा, ये 2 तो आगे आ जाएगा, और लॉग 3 बेस 3 तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, 1 होता है। तो क्या है आंसर? 2 आ गया ना। 2। तो तुम्हें अब रेंज पता लग गया होगा कहां से कहां तक है, समझ में आया? तो जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा भाई? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, 2 इंक्लूडेड है इस बारी, समझ में आया? यस सर। बोलो भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, किसी को डाउट? No, sir. लो मैं इसका वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें, ग्राफ। क्या था भाई? देखो ये मैं बहुत आराम से एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ये चीज समझो, रिलेट करो और खुद करो, प्रैक्टिस करो, तब जाकर समझ में आएगा। तो y इक्वल टू क्या था भाई, बताना। लॉग क्या था? लॉग बेस में कितना था? 3. 3, और आगे ब्रैकेट में अंदर क्या था? 5 Uh, minus 4x हम्म, minus x square. यही था ना? Yes, sir. ये ठीक है। इस ग्राफ को देखकर जल्दी से समझो। देखो ग्राफ मैक्सिमम दिख रहा है तुम्हें, कहां तक गया ऊपर? ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम y की वैल्यू देखो कहां तक गई है? y की वैल्यू 2 तक गई है ना। रेंज हमारा Yes, 2 माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 आ रहा था, और माइनस इन्फिनिटी समझ में आ गया ना, ग्राफ देखो नीचे ही गिरता जा रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो यानी कि ग्राफ पर अगर मैं बोलूं y की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी, भाई नीचे गिरता जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम मैं कहूं कहां तक गया ग्राफ की वैल्यू? y की वैल्यू 2 तक गई, और x की वैल्यू तुम्हें बताओ कहां से बताई थी हमने? -5 से लेकर क्या बोला था? 1 तक है ना। 1. तो तुम्हें ग्राफ में दिख रहा है -5 से 1 के बीच में ये ग्राफ, देखो कहीं और गया ही नहीं ग्राफ, दिख रहा है? यस सर। अच्छा कोई बच्चा बोल रहा होगा सर -5 पे इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन ये ग्राफ तो ऐसा लग रहा है कि -5 पे टच कर रहा है, तो मैं कहूंगा ये टच नहीं कर रहा। देखो देखो ये देखो गैप आ जाएगा, कहाँ गया? ये देखो वैल्यू देखना, x की कितनी ले रहा है? अच्छा दिख ही नहीं रहा इसमें। अच्छा यार ये देखने मतलब इसमें शो नहीं हो रही, चलो मैं दिखा देता हूँ, देखो कहाँ से कैसे दिखाऊंगा। x की वैल्यू लो इक्वल टू कर देता हूँ, क्या? -5, अब दिख जाएगी तुम्हें। देखो मैंने x के लिए -5 वाला एक ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये वाला जो रेड वाला ग्राफ है, हमारे वाला ग्राफ, और जो ब्लू लाइन बनाई है मैंने, वो कभी आपस में टच नहीं करेंगे। देखो ऐसा लग रहा है टच कर रही है, देखो दिख गया गैप आ गया दोनों के बीच में। Yes, sir. यस सर। गैप का मतलब क्या है कि भाई कभी भी फंक्शन में जो एक रेड वाला ग्राफ है उसमें x की वैल्यू कभी भी -5 नहीं होगी। तो वो दिख रहा है साफ कि ब्लू वाली लाइन लेफ्ट में चल रही है, राइट वाला हमेशा उससे थोड़ा सा इधर हटके ही चल रहा है। ऐसे ही देखो इस साइड पे भी ऐसे होगा, दूसरी साइड पे भी ऐसा होगा। दूसरी साइड पे कर देता हूँ x इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। देखो 1 पे भी टच नहीं होगी, जो ग्रीन वाली लाइन है ना उस पे भी ग्राफ लग रहा है वैसे, ऐसा लग रहा है दोनों मर्ज करके, पर मर्ज नहीं हो रहा। वो देखो ग्रीन वाली राइट में होगी, रेड वाली लेफ्ट में होगी, दिख गया? आया समझ यस में? सर। अब बता दो किस किस बच्चे sir, को बड़ा नहीं आया difference समझ में कि मैंने क्या करा, डोमेन रेंज कैसे निकाला, बताओ भाई। आया सभी को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये तो हैवी बात कर ली, अब एक इजी सी बात कर लेता हूँ। चलो अब बताओ, ऐसे लिखा है 1.2, तो क्या लिखूं? x लेस देन 1.2 लिखूं? नहीं, x क्या लिखूं? चलो लेस देन ग्रेटर देन क्या लिखूं, पहले तो ये बताओ। x के साथ क्या लिखूं, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन क्या लगाऊं? Yes. अगर लेस देन होगा, क्यों होगा लेस देन? लेस देन आएगा क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में है ना। 0.5 जो है वो 0 से 1 के बीच में है भाई। और लेस देन क्या लिखूं? 0.5 की पावर क्या कर दूं? 1.2 ना, Yes, sir. याद है? यस सर।
फिर मैंने बोला इफ log 3 बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू है 9। अब क्या करूं, x ग्रेटर देन लिखूं या लेस देन लिखूं? Less than. सर वही होगा यार ग्रेटर देन आएगा यार, साइन सेम रहेगा। जब ये जो 3 है तुम्हारा, ये 3 1 से बड़ा नहीं है, और 3 की और क्या हो जाएगी 9, समझ में आया? यस सर Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ये रिवाइज करो और फॉर्मूले जो मैंने बताए लॉग के, इनइक्वालिटी कैसे मैंने बताया, कब फ्लिप करनी कब नहीं करनी। मोटा मोटा मैंने बताया कि भाई यार अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी वही की वही रहेगी, और अगर बेस तुम्हारा 0 से 1 के बीच में और उससे पीछे तो 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, तब इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, ग्राफ के थ्रू बता दिया, डोमिनेज में समझा दिया कैसे निकालते हैं। क्लियर बेटा सभी को? Sir. यस सर चलो ओके बेटा, गुड नाइट। ओके बेटा, थैंक यू सर Good night, sir.